दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किताबी दुनिया की खास श्रृंखला किसान और किसानी में आज हम लेकर आए हैं एक गुजराती कहानी। इस कहानी को लिखा है पन्नालाल पटेल जी ने। गुजराती के महत्वपूर्ण कथाकार हैं और इसका अनुवाद किया है रघुवीर चौधरी जी ने। कहानी का शीर्षक है खेत के मचान पर। आज जब सबसे बड़ा सवाल किसानों का बना हुआ है, खेती किसानी का बना हुआ है, तो हमको अपने समय के साथ रहते हुए उनके पक्ष में खड़ा होना है। तो आइए सुनते हैं कहानी खेत के मचान पर। अगहन की आधी रात चुपचाप गुजर रही थी। गेहूं चने के नाजुक पौधे एक दूसरे से लग जाने को ललक रहे थे। मचान पर खेतों के रखवाले ठिठुरते हुए पहली नींद सो रहे थे। अलाव की आग भी राख की चादर ओढ़कर सो रही थी। फसल से लदी उस विशाल धरती के आसपास टीलों पर बसे गांव अंधेरे में धुंधले से दिखाई दे रहे थे। सारी धरती सो रही थी। इतना ही नहीं, तारों से लदा आकाश भी शांत नीरव होकर गहरी नींद सो रहा था। समूचा ब्रह्मांड ही सुनसान था। हाँ, उस नदी की तरफ टीले के पास वाले मचान की बात और थी। उस जगह अलाव लगातार जल रहा था। उस मचान के अगले भाग में बल्लियों के सहारे एक बूढ़ा सा लगता रखवाला खेत की तरफ मुंह करके बैठा था और उसके बड़े कद्दू से सिर पर मोटे राख के रंग के बाल धीरे धीरे उड़ रहे थे। गहरी धसी हुई आंखें दूर के नदी के तट पर उसके भी पार आसमान को थामती हुई डूंगरों की उस काल जड़ दीवार पर और उसके भी अंदर कहीं थमी हुई थी। अलाव की आग उसके बाएं पहलू को सेंक रही थी, पर ऐसा लगता नहीं था कि उसका भी उसी ख्याल हो या फिर चर्बी और मांस भरे उस मंझोले कद के शरीर पर इस सब का असर नहीं होता होगा। जो भी हो, पर उसके दाहिने पहलू को जमा रही शीतल हवा या बाएं पहलू को गलाती आग दोनों ही उसके लिए एक समान थी। रखवाले ने जोर से सांस ली। पसलियां मांस के बाहर उभर आईं और फिर से अपनी जगह व्यवस्थित हो गईं। इसके साथ ही उसने अपनी दृष्टि को भी वापस खींच लिया। उसने अलाव की तरफ वाले बाएं हाथ की जगह दाहिना हाथ बढ़ाया और अलाव पर खाली की हुई नारियल की चिलम उठा ली। बायां हाथ जो ठूंठ था उसमें चिलम थमाई, चिमटे से चिलम का खजाना साफ किया, तंबाकू रखी, तवा रखा और गिन गिन कर अंगारे चढ़ाए। हुक्के पर चिलम रखी, निगाली मुंह में ली और वह फिर से उन सघन अंधेरों की ओर ताकने लगा। ऐसी हालत में उसे देखकर किसी के मन में इसके बारे में सवाल उठ सकता है। सामने के इस निस्सीम खालीपन में, जहां अंधकार के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता, वहां वह एकटक क्या देख रहा होगा। पर इस तरह तो वह दो चार आदमियों के बीच बैठने पर भी ताकता रहता है। सवाल भी पूछा जाता है, ए कालू चाचा, और सब तो ठीक, पर आप यूं उन डूंगरों के पार धरती के छोर पर एकटक नजर क्यों लगाए रहते हैं? कालू भारी सांस लेते हुए कभी कहता है, उन डूंगरों में तो बहुत कुछ है भाई। उब उब कर सारा वहीं डूब गया है। तो कभी हंसने की कोशिश करते हुए वहीं का वहीं जवाब दूसरे शब्दों में देता है, उन डूंगरों में, उनकी उन खोहों में, उनके भी पार मैं अपनी खोई हुई जिंदगी को और अतीत में डूबे 4-5 दशकों को खोजता हूँ। और इस क्षण भी ऐसा ही कुछ कहता। इस अंधेरे में मैं अपनी व्यर्थ बीती जवानी को, अपने अंतस्तल में जिसे छिपा कर रखा फिर भी जो पराई होकर रही, उस राजू को, एक खून से बंधे होने पर भी दुश्मन का काम करते अपने चचेरे भाई नाना को और अपने खोए हुए पुत्र प्रताप को खोजता हूँ। उसने एक बार और निश्वास छोड़ा, ठूंठ हाथ से आंसू भरी आंखों को पोंछा। सामने टूटते सितारे के प्रकाश को देखकर हंसने का यत्न करते हुए बड़बड़ाया, जन्म भर में इतना उजाला भी बचा होता, पर इतने में तो वह सितारा प्रकाश छोड़कर कहीं लुप्त हो चुका था। कालू गर्दन हिलाते फिर से हंसा, इस हंसी के द्वारा मानो कह रहा हो, मेरे साथ भी यही हुआ है। और फुसफुसाया, नहीं तो क्या नहीं था, अपने माँ बाप का मैं इकलौता बेटा था, और वह भी अपने बाप की 60 साल की उम्र में पैदा हुआ।
मेरी भी आज्ञाकारी औरत थी, 2 बेटियां थीं, प्रताप जैसा सयाना बेटा। एकाएक उसकी आवाज तेज हो गई, मानो वह जलती आंतें चिल्ला उठी हों। अरे रे हत्यारे नाना, तूने राजू को तो मुझसे छिनवाया सो छिनवाया, मेरा इकलौता बेटा भी। बेहतर था अगर उसे मार डाला होता। उसके दूध के दांत भी नहीं गिरे थे, अब क्या पता कि आज वह जिंदा होगा या। उसके बाद तो कालू इस तरह विलाप करने लगा कि 80 साला बुढ़िया भी रोने में पीछे रह जाए। सन्नाटे में गुजरती आधी रात भी मानो इस विलाप को सुन रुक गई और कान लगा सुनती रही। अरे रे बेटी, घोड़ियों जैसे बैलों को तो तेरे सिवा कौन हाँकेगा। हथनियों सी भैंसें बसाई किसके लिए। राजू के इंतजार में मैंने जवानी बिताई, और बेटे तेरी बाट देखने में ये बुढ़ापा। हे भगवान, इससे तो बेहतर होता अगर तूने 56 के उस सूखे में ही मार डाला होता, तो ये दिन मेरे भाग्य से टल जाते। पर अब तो राम, ये हृदय कहा नहीं सुनता। और बेटे सुनते हो तो अब तो बनिए कि बही में ये खेत खलिहान, ये कुएं और जागीर, ये सारे ढोर और राजू, मेरी हम उम्र भी उस बही के कर्ज खाते में लिखी जाएगी। घड़ी भर के बाद कालू स्वस्थ हुआ। अपनी इस कमजोरी पर उसे शर्म का अनुभव हुआ। एक बार फिर से हुक्का भरा और यह सोच कर लेट गया जैसे विचारों को रोकने का एकमात्र इलाज नींद ही हो। नींद तो ना आई, मगर रोने से या फिर इस मानव जन्म के नाटक तो देखो, जैसे विरक्त विचार से मन हल्का तो हुआ ही, और फिर यह लंबी उम्र, कैसी कैसी उथल पुथल, कभी 56 के सूखे का कठिन वक्त, कभी कैसी कैसी खुशियां, और 50 साल जीवन दृष्टि के सामने वाली काल जड़ दीवारों पर एक नाटक के रूप में दिखाई देने लगा। उसी प्रकार जैसे गांव के चबूतरे पर भवाई का नाटक खेला जा रहा हो। दोस्तों, ये रही गुजराती कहानी। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, किताबी दुनिया के इस प्रयास में हमारा साथ दीजिए और हमें हमारी कमियों और कमजोरियों से जरूर अवगत कराइए। अगर एक कहानी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करिएगा। शुक्रिया।